2010 में अगर आपने 1 लाख रुपए आइशर मोटर्स के शेयर पे लगा दिए होते तो आज डिविडेंड सहित आप करोड़पति होते। 20 से 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपके अकाउंट में होते। लोग कहते हैं कि उस समय पे अगर आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो बाइक खरीद लो, वो पैसा लगा लो जो कि बाद में अभी तक डेप्रिशिएट होकर उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, या तो फिर आप इक्विटी में उसी के शेयर पे, दैट इज आइशर मोटर्स, एनफील्ड की जगह आइशर मोटर्स खरीद लो तो आपका पैसा बन जाएगा। दैट इज नंबर वन। दूसरी चीज हमने ये भी सुना है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए होते 30 साल पहले, और 30 नहीं, अब तो 40 हो गया होगा अप्रॉक्स, 35-40 साल पहले, 35 साल पहले मान लेते हैं, आपके पास 10,000 रुपए थे और वो अगर आपने विप्रो के स्टॉक पे लगाए होते और उसके बाद आप भूल जाते तो आज आपके अकाउंट में डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट सब हटा के 800 करोड़ रुपए होते। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। यही तो वो कहानियां हैं जिसके बाद एक फाइनल पिच होता है, और इसलिए म्यूचुअल फंड सही है और आप सभी को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का वापस स्वागत है अपने चैनल पे। आशा करता हूँ काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करने के साथ अपने माइंड को इवॉल्व कर रहे हैं। एक प्रैग्मैटिक थिंकिंग, एक वो रटा रटा है हुआ माल जो हमें पास किया जा रहा है उसके अलावा हट के सोच रहे हैं। आशा करता हूँ ये इनिशिएटिव आपको काम आता है, ये वीडियोस काम आते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं इन वीडियोस को करने का। एक है कि इसे पूरी तरह से प्रोफेशनली एडिट और दुनिया भर की सारी चीज़ें करके किया जाए, या सिर्फ कंटेंट पे फोकस कर दिया जाए, बाकी अपने आप फ्लो चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद है, शेयर करते रहिए अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्चुअल सच पता चलते रहे एग्जैक्ट क्या है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम कवर करते हैं कि ये विप्रो और आइशर की कहानी के पीछे का सच क्या है। सच एक तरीके से अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं इस चीज़ के फेवर में हूं कि लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट से बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नो डाउट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ यील्ड्स, गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन अ लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में 2-3-4-5 साल की बात करोगे तो वैसे आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट उसको आपको आना ही नहीं चाहिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्गर होराइजन, येस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इज द राइट प्लेस। लेकिन यहाँ पर एक ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा बैक ऑफ द गेम पे जाते हैं। 2009-2010 में कुछ फंड मैनेजर्स ने पैसा लगाया आइशर मोटर्स में। आज वो टीवी पे आते हैं, टीवी पे उनके इंटरव्यूज पे बोलते कि देखिए उस टाइम पे लगाया होता तो 100x हो जाता, आपका कैपिटल 1000x हो जाता, जो भी है, सिम्फनी पे लगाया तो इतना हो जाता। अब यहाँ पर मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। 2009 में जब बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आइशर मोटर्स के स्टेक खरीद रहे थे, वो क्यों खरीद रहे थे पहले हम समझते हैं। वो इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि उनकी कोई बाइक आने वाली, वो इसलिए खरीद रहे थे बिकॉज वॉल्वो के साथ इनका एक डील होने वाला था, जिसके साथ वो लोग इनको इंजन सप्लाई करने वाले थे, काफ़ी सारी चीज़ें इनके ट्रक के बिजनेस में, इनके बस के बिजनेस में अवेल करवाने वाले थे। फंड मैनेजर्स का माइंडसेट उस समय पे ये था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा स्टेक उठाते हैं, बिकॉज ये एक डोमिनेंट प्लेयर बनेगा बस और ट्रक के सेगमेंट में, तो कहीं ना कहीं इससे रेवेन्यू ग्रोथ होगा फ्यूचर में और ये कंपनी बन जाएगी बड़ी, तो हमारा कैपिटल एटलीस्ट 2-3 गुना हो जाएगा। अब यहां पर मजे की बात देखिए, विद इन 3 to 4 years मैक्सिमम फंड मैनेजर्स निकल गए, गिनती के कुछ कुछ वहां पे टिके रहे। एक ढेला कौड़ा रेवेन्यू बूस्ट नहीं हुआ वो वॉल्वो डील के साथ, 1 रुपया नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर आप उस समय पे जाते हो तो आपका बेसिक जिसके कारण कि आप ये स्टॉक खरीद रहे हो वो वॉल्वो की डील है। बाइक के बारे में जब इनके खुद ओनर से पूछा गया आइशर मोटर के, तो उन्होंने बोला मुझे खुद को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा। मतलब लिटरली द प्रोमोटर्स देमसेल्व्स वर बैफल्ड लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ दैट बाइक। मतलब उनको खुद को नहीं पता था, तो आउटसाइडर तो छोड़ ही दो, क्योंकि सबसे बड़ा नॉलेज किसको होगा, जो अंदर है, इनसाइडर को ही होगा ना, जो प्रमोटर है। जब प्रमोटर खुद बोल रहा है उसको नहीं पता था कि वो इतना बड़ा हिट होगा। बाइक्स पे वो वर्क कर रहे थे बट उनको नहीं पता था। और दूसरे मजे की बात, जब फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर रहे थे
उनको आधे लोगों को तो हिंट भी नहीं थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइक वहां पर आ रही है, लेकिन हमको आज किस तरह ये स्टोरी पुश की जाती है कि बाइक की जगह पे इस पे डाला जाता है। भाई पहली बात, प्रमोटर को खुद नहीं पता था वो कंपनी इतना ग्रो कर जाएगी। दूसरी बात, फंड मैनेजर्स को नहीं पता था। बड़े से बड़े इंटेलिजेंट हार्वर्ड ग्रेजुएट, IIM ग्रेजुएट, IIT ग्रेजुएट्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, फंड मैनेजर्स, उनको नहीं पता था। तो ये हमको स्टोरी क्यों सुनाई जा रही है कि अगर बाइक की जगह पे वहाँ पे डाला जाता, बिकॉज उनको खुद को नहीं पता था। चलिए दूसरी बात आप अब सुनिए, विप्रो की बात करते हैं। पहली बात अब मुझे बताओ, आज से 35 साल पहले 10,000 रुपए क्या छोटी रकम थी? पहले खुद से अब पूछिए, वॉज 10,000 अ स्मॉल अमाउंट? दैट इज नंबर वन। सेकेंड थिंग, आज जाके भी हार्डली 5% पीपल एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। हार्डली 5% लोग शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। 35 साल पहले जब अनरेगुलेटेड था, जब आधे लोगों को शेयर बाजार के बारे में पता ही नहीं था, तो क्या वो उधर डाल पाते? तीसरी चीज, 35 साल पहले किसको पता था कि आईटी का इतना बड़ा बूम आएगा? देखिए आज के समय में थिंकिंग दैट यस आईटी कुड बी बूम, एआई कुड बी अ बूम, मशीन लर्निंग कुड बी अ बूम, ये समझ में आता आज से 5-6 साल पहले। लेकिन क्या 35 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि एक सर्विस रिलेटेड कंपनी कोई इतनी बन जाएगी? नहीं पता था ना। इनफैक्ट जब डॉट कॉम बबल चल रहा था, डॉट कॉम की रैली चल रही थी 2000s में, तो 1-2 दिन के लिए कुछ ऐसा था कि विप्रो के शेयर प्राइस इतने बढ़ गए थे कि नेटवर्थ ऑफ अजीम प्रेमजी वॉज हायर देन द एंटायर रियल एस्टेट, एंटायर फार्मा, कुछ इस तरह से था। मतलब 2-3 सेक्टर मिला दो इक्वल टू विप्रो था। तो उस पर एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था, यार आपकी कंपनी तो गजब कर रही है, क्या प्रोडक्ट ला रहे हो, कैसा है? तो उस पर उन्होंने कंफ्यूज होकर बोला था, यार सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता इतना ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों हो रहा है। आई हैव नो क्लू अबाउट दिस थिंग। तो आप सोचिए, हमको विप्रो की वो स्टोरी चिपकाए जा रहे हैं कि इतना बनाया जाए, इतना बनाया जाए, जो कि सही है, चलो एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इट इज़ एक्चुअली गुड, क्योंकि पैसा बनता। लेकिन आप बताओ, एक एरा जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है शेयर बाजार क्या है, ऊपर से 10,000 रुपये जो वहाँ का शायद लाखों करोड़ों रुपए होगा उस समय का, ऊपर से एक ऐसा सेक्टर जिसके बारे में कोई अता पता नहीं, ऊपर से ट्रांसपेरेंसी है नहीं उस चीज़ की, क्योंकि डिजिटलाइज कुछ हुआ नहीं था, कैसे करा जाएगा? तो आप इन दोनों कहानियों से आप क्या समझ रहे हो? एंड सेम गोज विद बजाज फाइनेंस। लोग बोलते हैं 2011 में अगर लगाए जाते, तो यहीं पर मेरा काउंटर सवाल है, हम क्यों आउटलायर्स? जब मैं वॉरेन बफेट साहब की बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ बोगले साहब की बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ चंद्रकांत संपत साहब की, तो मुझे आके लोग कहते हैं आउटलायर्स की बात करो, जो बिल्कुल सही है, आउटलायर्स की है। तो हम स्टॉक्स में आउटलायर्स की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिस समय पे आप 2011 में बजाज फाइनेंस की बात करो, उस समय पे ये भी तो सोचा गया था आज से 10 साल पहले कि टेलीकॉम वुड बी द मोस्ट बजिंग सेक्टर। उसको देख के अगर किसी ने MTNL और आइडिया में भी तो पैसा लगाया था, आरकॉम में भी तो पैसा लगाया था, उस टाइम पे तो बजिंग थे। प्लीज डोंट टेल मी कि डेट था, ये था, वो था। उस समय कुछ ऐसा नहीं था। उस समय पे पावर सेक्टर वॉज अ बजिंग सेक्टर। अगर किसी ने रिलायंस पावर पे पैसा लगाया उस समय पे, इफ समवन हैड इन्वेस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन व्हाट वी कॉल सुज़लॉन, तो क्या हम उन लोगों को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? हम 1000 स्टॉक में से सिर्फ उसी एक स्टॉक की बात कर रही हैं, या उन्हीं 10 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दे चुके हैं। सिम्फनी के सेगमेंट में देयर वर अदर कंपनीज ऑल्सो, बट हम सिर्फ सिम्फनी की बात कर रहे हैं। क्यों? अब समझिए साइकोलॉजी। बिकॉज ह्यूमंस का एक नेचर है। ह्यूमंस का नेचर क्या है? जब तक फेलियर होता है हम बात नहीं करते, जिस दिन किसी चीज का सक्सेस होता है, वी ऑल सर्टनली टर्न आवर टेबल्स एंड वी गो स्टार्ट टॉकिंग गुड अबाउट दैट। जब आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ, अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट आस्किंग मी। द मोमेंट थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी आने लग गई, जिन लोगों ने मुझे कहा था कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही आज मुझसे टिप्स लेने आ रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं कि कुछ बता दे, वही लोग मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। You see the way tables turn. Same goes with share bazaar. No one is actually talking about those thousands of shares which are going ruined. आज से 4 साल पहले येस बैंक was said to be the next HDFC बैंक. Today, after coming into the news so frequently, उसके बाद वो आ नहीं रहा है। पॉइंट मेरा ये सिंपल सा है, जिस बेसिस पे पिच किया जा रहा है आइशर मोटर की कहानी, वो कहानी ही अलग है। जिस बेसिस पे विप्रो की कहानी पिच की जा रही है, वो कहानी अलग है। कहानी ये थी कि वो व्यक्ति जिसने वो पैसा डाला था, उसके ध्यान से हट गया था। 30 साल बाद अचानक से उसने खोला तो उसको निकला, एंड देन ही रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, आई बिकम रिच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उनको भी नहीं पता था कि ये वाली सारी चीज़ होगी। लेकिन यही कहानियां लाखों करोड़ों लोगों के साथ हुआ होगा कि जब उनने आंखें खोल के देखा उनके डीमैट अकाउंट पे, तो देखा होगा कि भाई ये कंपनियां तो डीलिस्ट हो गई हैं। अब तो ये कंपनियां लिस्टेड भी नहीं है, पैसे ही नहीं है उसमें, नलिफाई, जीरो हो चुके हैं।
मेरा पॉइंट एक सिंपल सा है, when you come into share bazaar, when you come into stock market, have a questioning mindset, have a practical mindset, have a pragmatic mindset. एक ऐसा mindset जो खुद से बार बार सवाल पूछता हो, ये नहीं कि भेड़ चाल के हिसाब से हाँ भाई इसने बोल दिया वो कर लिया, उसने बोल दिया ये कर लिया. सेम अप्लाइज विथ इन्वेस्टिंग एंड सेम अप्लाइज विद ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में हर कोई अभी ये कहने लग गया है लास्ट 4 साल से, इससे पहले नहीं था, बिकॉज आई हैव बीन लुकिंग इनटू दिस मार्केट फॉर 10-11 ईयर्स, कि ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है. अरे भाई ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है. व्हाई कांट वी लिस्ट एटलीस्ट 10 Indians who have made 500 crores through option selling? एटलीस्ट मैं इन्वेस्टर्स तो गिना सकता हूँ, भले हैंडफुल हो मैं गिना सकता हूँ. सेम गोज विद दोज पीपल जो इन्वेस्टिंग पे भी सेम चीज़ लागू हो जाएगी. काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार इन्वेस्टिंग ऐसी करो जो सिर्फ 2 साल तक अपन इन्वेस्ट करें और निकल जाओ. अगेन टेल मी अ फ्यू नेम्स हु हैव मेड दिस थिंग. पॉइंट ये है दोस्तों जिसके बारे में हम लोग वी आर नॉट इवन एड्रेसिंग दैट देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ लक. अब आई नो कमेंट सेक्शन में आप लोग बवाल मचा दोगे और ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये तो कुछ भी बोल रहा है. बट मैं अपने एग्जाम्पल से बोलता हूँ, ठीक है. आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स रीसेंट एग्जाम्पल है, मैंने लिए स्विंग पोजिशनल. मेरा टारगेट उस फ्यूचर्स में था 11%. कितना? 11%. मैंने अपना टारगेट भी लगा दिया 11%. फ्यूचर्स में कम नहीं होता है, ठीक है. मल्टीपल लॉट से लगा दिया और मैं अपने काम में लग गया. मैं उसके बाद ऐसे ही रैंडमली देखा, वॉच लिस्ट पे देखा, अरे वाह आईबुल हाउसिंग फाइनेंस जा रहा है ऑलमोस्ट 30% हो गया. मैंने गजब यार, गजब प्रॉफिट बन गया होगा, अपना 11% पे तो निकल ही गया होगा. व्हेन आई ओपन तो मेरा पोजीशन चल रहा है वहाँ पे एंड आई एम लाइक अरे यार मैंने सेल ऑर्डर तो लगाया था, ये एग्जैक्टली क्या हो गया, ये क्यों नहीं चला. व्हेन आई गो एंड चेक इन माई ऑर्डर बुक तो मुझे क्या दिखता है, ठीक है आप भले इसको बोल दो सर गलती हो गई, जो भी हो गया कभी कभी हो जाता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब मैं ऑर्डर बुक जाके देखता हूँ और ऑनेस्ट कन्फेशन मैं खुद के ऊपर कर रहा हूँ, यही चीज़ अगर कोई और करता तो अपने आप को देखा अपन बाप हैं, ये हैं वो हैं, ये सब कर करके हर जगह पेल देते. लेकिन अपन बिल्कुल जो सही चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, रियलिस्टिक. आई सी दैट द ऑर्डर एक्चुअली वॉज कैंसल्ड बिकॉज मैंने वो एएमओ ऑर्डर लगाया था उसी दिन, ठीक है. एंट्री पहले ही हो चुकी थी, एएमओ ऑर्डर लगाया था, वो एएमओ में कुछ एरर आ गया था बिकॉज ऑफ विच इट गॉट ब्रोकन. सो जहां मैं 11% लेने वाला था मल्टीपल लॉट्स पे, वहां पे मैं 30% प्लस लॉट्स पे लेके गया. तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब मैं तो 11 ही लेना चाहता था, 30 हो गया. ये छोड़िए, निवेशकों की भी बात करते हैं तो निवेशक खुद हम्बल होके ये चीज़ कहते हैं कि आई हैड एक्चुअली प्लेस्ड माई मनी इन एसीसी स्टॉक इन 1990 1992. इवन आई डिडंट नो इन 6 months और 1 year इट विल बिकम 3x और 4x. 6 महीने में वो 3x हो गया था, 10,000 तक चले गया था. आपको बता दूं 300 रुपये की चीज़ 10,000 तक चले गई थी विद इन 2 years हर्षद मेहता के टाइम पे. तो उनने खुद ने बोला हमको भी नहीं पता था, मे बी दैट वॉज अ क्रेज, लकी थे हम निकल गए, राइट. तो आपको समझना है जो भी ब्रैगिंग एंड बोस्टिंग होती रहती है कि सब कुछ स्किल है, स्किल नो डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 70% स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 10 का जो 20 हो जाता है ना, उसमें आप मानो ना मानो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक. क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया भर की मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं. एक लॉजिकल सोचो, शेयर बाजार के आगे अक्षय कुमार जी एक बार जा रहे थे, मैं एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए. अक्षय कुमार जी एक बार शूटिंग में बैठे थे और उनने देखा कुछ आर्टिस्ट को जो कि इनक्रेडिबली टैलेंटेड थे, फिजिक थे, स्मार्ट थे, हैंडसम थे. उस टाइम पे उन्होंने एक इंटरव्यूअर को बोला कि यार मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग लकी थे, सही समय पे आ गए, क्योंकि आज के टाइम पे आते तो कंपटीशन इतना है कि शायद हम टिक नहीं पाते. इतने इनक्रेडिबली टैलेंटेड लोग हैं, इतने स्मार्ट है, स्टिल उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, तो हम लोगों का क्या होता. आई होप यू गाइज आर गेटिंग. ऐसे ही काफ़ी हैं. आप खुद सोचिए, हमारे नवाजुद्दीन साहब एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, नो डाउट, उन्होंने हार नहीं मानी, बट उनको कितने सारे साल लग गए अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने. एंड सेम गोज विद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. ऐसा नहीं है कि द वन हु मेड द मोस्ट मनी इज द स्मार्टेस्ट आउट देयर. कहीं ना कहीं देर इज अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ लक, और ये मैं खुद पे भी अप्लाई करूंगा, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं. हो सकता है मैं नहीं कर रहा हूँ 100%, नो डाउट मेहनत करी है, लगन लगाई है, बट वो 30% कहीं ना कहीं डिफाइनिंग चेंजर है. तो आज आपको ये चीज़ समझनी है. कंक्लूजन ये है, क्योंकि ओपनली आके कोई ये चीज़ें बोलता नहीं है, बात नहीं करता. एवरीथिंग इज नॉट लॉजिकल, देर आर समथिंग बियॉन्ड आर रीच ऑल्सो. कुछ चीज़ें जो हमारे, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैंने 70% बोला है स्किल है. हाँ,
अगर आपके पास लक है तो वो 10 साल वाली चीज़ आप 5 साल में अचीव कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेगी लेकिन 10 साल में मिलेगी। सेम चीज़ हुई थी रे क्रॉक के साथ, जिनने मैकडॉनल्ड्स चालू किया 55 साल की उम्र में, हार नहीं मानी, उन्होंने बिजनेस बहुत ट्राई किए, हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, बट ही फाइनली ट्राइड एंड फाइनली सक्सीडेड। बट वही एलिमेंट शायद बिल गेट्स जी के पास था, जो कि वो 20s में, या मार्क जुकरबर्ग के पास था, जो 20s 30s में ये चीज़ कर सके। क्या आपको लगता है उनसे ज़्यादा स्मार्ट लोग उस समय पे नहीं होंगे? क्या उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, हार्ड वर्किंग लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बेशक होंगे। बट कहीं ना कहीं इस दुनिया में कुछ चीज़ें शायद लोग बोलने से कतराते हैं कि लोग जज करेंगे, बट है, ये मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? ये आयशर की जो कहानियाँ चलती, कितने लोग लेके बैठे होंगे? विप्रो की जो कहानी लगती है, कितने लोग लेके बैठे होंगे? कमेंट सेक्शन में याद से लिखिएगा और थोड़ा सोचिए इस चीज़ पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्लाइंडली आपको जो चीज़ जस्ट किताब से मिल रही है, जो चीज़ एक सक्सेसफुल इंसान आपको बोल रहा है, जो चीज़ आपको सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे डाल के आप बोलते हैं और आप बावले हो जाते हो, अरे क्या बात बोली है, तुम ही बाप हो, तुम ही परदादा हो, भलाना डिमका पता नहीं जो भी है, इट रियली मेक्स नो सेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक जाते जाते मैं एक बोलता हूँ, काफ़ी लोग, मैं कभी एक जनरल स्टेटमेंट भी देता हूँ, मैं कुछ नॉलेजेबल ट्वीट करता हूँ तो कुछ लोग आके बोलते हैं, अरे सर आप तो सबकी दुकानें बंद कर दोगे। और इसे मेरे इसमें नहीं, सबकी इसमें जाके आप लोग करते हो। कितनों की दुकान बंद हो गई भाई? उल्टा मेरे को तो लगता है ज़्यादा खुल गई है ये सब। और आप अगर लिटरली देखोगे, जिसने अपना माइंडसेट बना लिया है, जिसके पास लक फेवर कर रहा है, वो अपना धंधा पे धंधा करते जा रहा है। आप जितना भी बोल लो धंधा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। पॉइंट इज, दो चीज़ों पे आप बिलीव कीजिए, अपना स्किल सेट पूरा शार्प कीजिए। बट हाँ, एक कुछ एलिमेंट आपको लक पे भी, 30% एलिमेंट लक का भी होता है, ये मान के चलिए। आशा करता हूँ इसने एक नया डिमेंशन दिया होगा आपको। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।